नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज 21 जुलाई अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे जो भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता बहस को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है क्या। और ये आरएस के मेंस पेपर सेकंड के अंदर साइंस टेक्नोलॉजी एआई के जो घटक होते हैं, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स हैं जैसे, उनके संदर्भ में ये बातें की गई। ये डाटा का उपयोग अपन साइंस टेक्नोलॉजी का कोई ऐसे आए वहाँ उपयोग कर सकते हैं। और हाल ही में क्वेश्चन आया है कि भारत सरकार द्वारा भारतीय आवश्यकता को संबोधित करने वाले कौन से एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही इन मॉडलों को विशेषताओं को संक्षिप्त विवरण कीजिए। जो अपन एआई के ऊपर क्वेश्चन आया है और उसी के रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन या ऐसे आने की संभावना रहती है, उसी के रिलेटेड अपन इस तरह डिस्कशन करते चलते हैं। क्या कह रहा है लेखक। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बहस की नई सिरे की बात करें तो पहली बात तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। मैंने कई बार पहले भी समझाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन लर्निंग होती है कि जो मानव की जो शैली है वो एक मशीन के रूप में काम करती है। जैसे कि कृत्रिम बुद्धि ऐसी तकनीकी है जिसमें मशीन ने कंप्यूटर, रोबोट आदि का मानवीय बुद्धिमत्ता की नकल करती है। जैसे निर्णय लेना, भाषा समझना, समस्या का समाधान करना। जैसे मान लो कोई किसान है, कोई किसान खेत में गया, ठीक है, और वहाँ खेत में जाके उसने क्या किया, कोई पेड़ पे कीट लगा हुआ था, उसने फोटो डाला और कहाँ पे चैट जीपीटी पे अपलोड कर दिया, या फिर कोई ऐप है मान लो अपलोड कर दिया। उस ऐप में जरिए उस बीमारी के बारे में जानकारी दी और समाधान भी बताया। ये क्या है, ये एआई है। क्या है एआई। जैसे एआई के घटक कंप्यूटर के अंदर रोबोट, मशीन लर्निंग है, चैट जीपीटी, ये जो जेमिनी है, ये सारे एआई के घटक है। उसी को अपन बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मतलब परिभाषा अगर लिखनी हो 2 लाइन में, आप सीधी लिखना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीकी है जिसमें मशीनें मानवीय बुद्धिमत्ता को नकल करती है। जैसे निर्णय लेना, भाषा समझना और समस्या का समाधान करना ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। अपन आगे चलते हैं, उसी के रिलेटेड में एक बात और करते हैं कि नीति और निर्णय की आवश्यकता एआई के विषय में भारत स्पष्ट बहस की कमी हो रही है। मतलब कहने का मतलब एआई पे अभी जितने भी टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है उस पर चैलेंजेस आ रहे हैं, जो समस्या आ रही है उनके परिभाषित करना या दंडनीय अपराध करना बहुत कठिन हो रहा है। जैसे अभी हाल ही में एक केस आया है, इकरा हसन जो सांसद है समाजवादी पार्टी से, उसका जो फोटो है दुरुपयोग यूज़ किया एआई के जरिए। ये किसके जरिए हुआ, एआई के जरिए। जो न्यूजीलैंड में एक सांसद ने अपनी अपनी एक बॉडी का पार्ट है नूड्स का, उसने अपना बना के एआई को बोला, कानून बनाने के लिए बातें की है कि इस तरह महिलाओं के ज़्यादा फेस चेंज करना होता है और महिलाओं को ज़्यादा घातक साबित हो रहा है, परिवार टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा मिस यूज हो रहा है। इसीलिए कानून वैश्विक धरातल पे कानून बनना चाहिए जो एआई का यूज करते समय पता लगना चाहिए ये एआई का यूज किया है या किसका उपयोग किया है। जैसे अपन नहीं आता पैटेंट टॉपिक लोगो आते हैं, उसी तरह ये बातें की जा रही है। अब समय है कि भारत अपने नीतिगत दृष्टिकोण, शासन प्रणाली, सार्वजनिक सेवा एआई का उपयोग नेतृत्व कर सकते हैं। वैश्विक मंच की भूमिका की बात की जाए ग्लोबल लेवल की, कि जनवरी 2025 में वैश्विक एआई का सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ठीक है। और अगले साल 2026 में भारत अभी इसी साल 2026 की है शायद, ये भारत एआई का वैश्विक सम्मेलन करेगा। ये मंच भारत के वैश्विक नीतिगत मानक तय करने का अवसर देगा। ये जो 26 के अंदर भारत एक वैश्विक सम्मेलन करेगा, उस समय भारत को एक स्पष्ट मंच तैयार करना होगा कि जो डिस्कशन होगा वो बहुत बड़े लार्ज लिस्ट में और परिणाम निकलना चाहिए। उसी के लिए वैश्विक मंच बात कर रहा है कि भाई जो महिलाओं के लिए घातक हो रहा है एआई का, उसको रोका कैसे जाए। डिजिटल बुनियादी ढांचा, डेटा शक्ति के आधार पर यूपीआई, डिजिटल लॉकर जैसे प्लेटफॉर्म पर भारत की एआई के तैयार पृष्ठभूमि बनाता है। भारत को भी जब से एआई आया है तो भारत को डिजिटल बुनियादी बनाने में बहुत योगदान दिया डाटा सकते, लेकिन उसका मिस यूज भी ज़्यादा हो रहा है। तो आप कैसे रोकोगे। तो आपको एक डिजिटल बुनियादी ढांचा अगर 2 शब्द लिखनी है तो आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म आदि का एआई का तैयार पृष्ठभूमि बनाता है। 90 करोड़ से अधिक डिजिटल यूजर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डेटा प्रयोगशाला बनाता है। मतलब जो पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ ही डिजिटल यूज ज़्यादा करता है। तो भारत अगर डिजिटल यूजर ज़्यादा है तो एआई का भी आने वाले समय सबसे ज़्यादा उपयोग होगा।
कहीं ऐसा ना हो, अगर स्पष्ट प्रावधान नहीं किए, कानून प्रक्रिया नहीं बनाई, तय मापक नहीं बनाए, कहीं ऐसा ना हो जाए बहुत बड़ा एक घातक बन जाए, है ना। अब डिजिटल सुरक्षा और वैश्विक उत्तरदायित्व की बात की जाए तो भारत को एआई सुरक्षा फ्रेमवर्क और नैतिकता आधारित नियामक मॉडल विकसित करना चाहिए। भाई डिजिटल सुरक्षा के लिए कोई ऐसा मानक तैयार करना चाहिए जो ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पे एक ऐसी पहचान बननी चाहिए। अब आगे चलते हैं कि नियामक मॉडल को विकसित करना चाहिए। वैश्विक एआई नियामक समूह भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण हो सकता है कि ये डिजिटल जो सुरक्षा है एक वैश्विक बुनियादी के रूप में एक पहल होनी चाहिए। जैसे अब शिक्षा अनुसंधान के अवसर में एआई शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में पुनः परिभाषित कर सकता है ना। अब भारत को चाहिए कि वह छात्रों को, शिक्षकों और रिसर्चकर्ताओं को परिवर्तन से जोड़े एआई से, मतलब समय समय पर परिवर्तन के अनुसार एआई का जोड़ा जाए। अब आगे चलते हैं कि बहुभाषीय और समावेशी मॉडल की बात करता है। कौन करता है? लेखक कह रहा है कि बहुभाषीय और समावेशी इंक्लूसिव मॉडल को विकसित करने की बात कर रहा है कि भारत की भाषाई विविधता एआई मॉडल को अधिक समावेशी और सटीक बना सकता है। तो आपको इस तरह पॉइंट याद रखना कि बहुभाषीय और समावेशी मॉडल बनाना चाहिए। एआई फॉर ऑल मॉडल का भारत के लिए एक उपयुक्त दृष्टिकोण होना चाहिए, है ना। आगे चलते नीति निर्माण में स्पष्टता और जवाबदेही। भारत एक एआई नियामक नीति बनाना चाहिए। स्पष्ट, पारदर्शी और जवाबदेही नहीं होने की वजह से समस्या पैदा हो रही है। तो ये आपको निष्कर्ष में आगामी 90 दिनों के लिए नीति निर्माण की एक ठोस कदम होनी चाहिए। तो अपन इसी के सिलसिले में डिस्कशन करते हैं कि एआई की परिभाषा तो अपन पढ़ ली। भाई एआई का जो माध्यम है वो क्या है? देखो एआई का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। एक तो होता है स्वास्थ्य। कहाँ होता है? स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य में अप्लाइड होने एप्लीकेशन हो जाए तो कैंसर की पहचान करने से, मशीन लर्निंग से सटीक रिपोर्ट होती है। भाई कोई मान लो स्वास्थ्य में कैंसर से पीड़ित है, अगर उसकी पहचान जल्दी हो जाए तो सटीक निर्णय तो पहुंच सकते हैं। कृषि की मैंने आपको उदाहरण दिया, कोई किसान फोटो लेके अपलोड करके कीटाणु पता लगाए। दूसरा, ड्रोन के द्वारा फसल की निगरानी है, एआई के ड्रोन के जरिए निगरानी। और बताओ, कीट की पहचान करना, जो मैंने अभी एग्जाम्पल है किसान का। ये क्या कृषि में। शिक्षा में चैट जीपीटी जैसे कोई पढ़ने में, एआई जैसे जेमिनी जैसे पढ़ने में आसान, जैसे मैं ये लेख बनाया तो आप इसको कहीं एआई पे जाके पढ़ सकते हैं, या खुद के जरिए कोई तैयार कर सकते हैं नोट्स। तो ये क्या है? शिक्षा में काम होता है। प्रशासन में अपराध पूर्वानुमानी, ई गवर्नेंस, जैसे हाल ही में कोई यूपी के डीएम थी शायद, अभी एआई का उपयोग लेके उसने स्कूल का डाटा कलेक्ट कर लिया 5 मिनट में, कौन कौन सी स्कूल में कितना है। कि वो फिर जो डाटा दे रहे थे वो गलत दे रहे थे, लेकिन एआई के जरिए डाटा बताया गया, उसमें बताया गया आपके पास जो डाटा आ रहा है वो गलत आ रहा है, तो तुरंत एक्शन में लिया गया। अभी हाल ही में डीएम यूपी की घटना की बात हो रही है। वित्त विभाग की धोखाधड़ी की पहचान करना, फ्रॉड डिटेक्शन जैसे आसान है ना। तो ये तो है उपयोग। अब इनका लाभ की बात की जाए तो लाभ क्या है कि हर तकनीकी दो धारी तलवार होती है। मतलब आप कोई भी टेक्नोलॉजी अगर यूज कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि भाई हर तकनीकी दो धारी तलवार के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। कोई भी चीज़ आती है नुकसान और फायदा दोनों होता है। तो मान लो डिप फेक की तकनीक की बात की जाए तो झूठी वीडियो बनाकर दुष्प्रभाव, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया, इकरा हसन समाजवादी पार्टी सांसद है, उनका ऐसा फोटो बना दिया एआई के जरिए जिसको गिरफ्तार करना पड़ा। तो ये क्या है? ये डीप फेक तकनीकी है, इसका घातक उपयोग हुआ। नौकरी छीनना। भाई मान लो एआई, मान लो आज कंप्यूटर एक रूम में कोई नोट्स बनाने के लिए को आपको कंटेंट राइटर लाया, अब वहाँ पर एआई आ गया तो वही एक आदमी 4 आदमियों के बराबर काम कर रहा है ना। तो ये क्या नौकरी छीन गई? तीसरा, डाटा गोपनीयता। अगर मान लो किसी के पास में, जैसे मान लो मैं यूपी के डीएम का एग्जांपल ले लूँ, अभी उसने डाटा एआई के जरिए से प्राप्त किए, तो ये क्या है? डाटा गोपनीय। किसी की जानकारी चुरा सकते हैं आप, किसी के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए कोई ऐसा वैश्विक सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस की जाए जिससे रोका जाए। तीसरा, चौथा है इथिकल वॉइस। देख लो एआई के जाति लिंग आधारित पक्षपात हो सकता है। डिजिटल उपनिवेशी विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय डेटा को नियंत्रण किया जाता है। डीप फेक वीडियो द्वारा किसी राजनेता के छवि बिगाड़ना चुनावों को प्रभावित कर सकता है। तो ये क्या है? ये घातक है। चैलेंजेस भी, विनिमय की कमी। अब मान लो चैलेंज की बात की जाए, क्या है? नैतिक ढांचा है वो कमज़ोर है, रेगुलेशन की कमी है,
डिजिटल डिवाइड की बहुत कमी है, भाषा ही बहुत बड़ी चैलेंज है, रोजगार जैसी असुरक्षा को बहुत बड़ा एक समस्या खड़ी हो रही है। तो इसी को रोकने के लिए वैश्विक सम्मेलन जो लेखक चिंता कह रहा है कि भारत 2026 में 25 की जगह 26 है, मान लो नेक्स्ट टाइम अगर एआई का कॉन्फ्रेंस होगा, वहाँ पर भारत को तो बड़े लेवल पे एक मास लेवल पे डायलॉग होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए, उसी के रिलेटेड ये बात जो कर रहे हैं। भारत में भी बहुत सारे सम्मेलन हो रहे हैं, जैसे नीति आयोग ने भी AI फॉर ऑल 2018 एक प्रोजेक्ट पेश किया था, है जिसके अंदर स्वास्थ्य शिक्षा 5 फोकस केंद्र बनाए थे। कौन कौन से? एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, स्मार्ट मोबिलिटी और स्मार्ट शहर के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा नीति आयोग AI फॉर ऑल करके एक 5 कीवर्ड के प्रोजेक्ट बनाया था। राइज सम्मेलन 2020 में हुआ है। राष्ट्रीय डाटा और AI नीति का प्रारूप ड्राफ्ट NDAP 2020 तैयार किया गया है। और AI का स्वदेशी अनुसंधान जैसे भाषिनी, इंडिया AI जैसे प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। AI आधारित स्किलिंग प्रोग्राम है, जैसे AI से जुड़ी संस्था कौन कौन सी है? EDEC कौन सा है? एक तो है CDEC, ये संस्था है AI से जुड़ी हुई जो रेगुलेट करती है। IIT है, भारतीय AI वैदिक विज्ञान पर AI मॉडल तैयार करते हैं। IISC और नेस्कॉम जैसे इंडस्ट्री एकेडमी सहयोग के माध्यम से तैयार किया जाता है। एक्स्ट्रा और कोई बात की है, डिजिटल इंडिया एक्ट ड्राफ्ट 2024-25 की बात हो रही है। PM मोदी और विजन भारत के AI विज्ञान विकास और उपयोग को वैश्विक केंद्र बनाने की बातें मंच पे की जा रही है। तो अपन इस तरह आर्टिकल डिस्कशन किया ताकि AI में चैलेंज, लाभ, घटक, विशेषता है, तो आपको ये याद रखना। आराम से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट एडिशन, और सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, आगे दोस्तों को जोड़िए। बहुत ही यूनिक चैनल है ये, और कम टाइम में आपको अच्छे से समझाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन में।